सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र कोर्ट कॉम्प्लेक्स से, सीधी लाइव तस्वीरें सभी दोस्तों को दिखा रहा हूँ। और मैं बताऊँ, आज मेरे पैनल में एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी। सीधी लाइव बातचीत रहेगी। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, कल एक वीडियो चल रही थी सलपाणे गाँव से, क्योंकि पंजाबी का सब्जेक्ट जो है वो स्टडी से ख़त्म कर दिया गया कुछ स्कूलों से। हरियाणा में सरकार का फरमान आया। सलपाणी लोगों ने जो है गेट पर ताला तक जड़ दिया सलपाणी गांव में। तस्वीरें मैंने वन न्यूज़ पर भी कल आप लोगों को दिखाई थी। ग्रामीण जो इकट्ठे थे, अभिभावक इकट्ठे थे, तो ताला जो है वो लगा दिया गया था स्कूल के ऊपर। उसके बाद देर रात सीएम मनोहर लाल खट्टर का, आपने भी वीडियो देखा होगा, देर रात जो है उनका एक बयान आया था स्कूलों के बारे कि कितने स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हरियाणा में। तमाम चीज बातचीत रहेगी। स्कूलों के बारे क्या कहेंगे लक्ष्मीकांत जी? देखिए सुभाष भाई, स्कूलों के बारे में और यह कहें कि जो सरकार की शिक्षा नीति है हरियाणा सरकार की, उसको जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए, जितनी भी उसकी आलोचना की जाए या निंदा की जाए, वो कम पड़ती है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है, भोजन का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है, स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है। भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान के संविधान में हर गरीब से गरीब व्यक्ति को और हर अमीर से अमीर व्यक्ति को जरूरी समझी गई हैं। कहते हैं कि भोजन पानी सबसे पहले जरूरी होता है, उसके बाद शिक्षा। क्योंकि जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है और शिक्षा के लिए भी जीवन की आवश्यकता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य कोई अलग विषय है, मैं उसकी आज बात नहीं करना चाहूँगा, हालांकि उस पर भी कहने को बहुत कुछ है। भोजन का अधिकार तो इन नालायक सरकार ने छीन ही लिया है कि रोजी रोटी के लाले आम आदमी को पड़े हुए हैं। खाने के हर सामान पर जीएसटी है। ये और बात है कि शराब पर जीएसटी नहीं है, लेकिन दूध पर, दही पर, घी पर और यहाँ तक के जो दाल, जो चावल है, जो आटा है, जो भी पैकेट में जो भी सामान आएगा 25 किलो से ऊपर का जो पैकेट है, हर सामान के ऊपर जीएसटी है। तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसको हम कह देते हैं, कहने को तो मोदी साहब की सरकार है, खाने का अधिकार तो पहले इन्होंने छीनने का प्रयास किया और कर रहे हैं और छीन रहे हैं। आज हर आदमी को खाने के लाले पड़ रहे हैं। उसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार। पिछले जब से सरकार आई है, 2014 में सरकार आई थी, केंद्र में भी और हरियाणा में भी, उसी वक्त से चाहे नरेंद्र मोदी हों और चाहे वो हरियाणा में खट्टर साहब हों, लगातार इस बात का प्रयास करते रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाए, या कहें कि शिक्षा को हिंदुस्तान से, हरियाणा से समाप्त किया जाए। और उसकी वजह भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति जीवन में जिस अभाव से गुजरा होता है, वो बड़ा होकर कोशिश करता है कि यार ये चीज़ दूसरों के पास ना हो। अगर मेरे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रही है या ज़्यादा पैसा नहीं रहा, तो मैं कोशिश करता हूं कि दूसरे के पास भी वो ना हो। मोदी साहब हों या खट्टर साहब हों, दोनों ही शिक्षा के मामले में कोरे हैं। पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि मोदी साहब की डिग्रियों पर सवाल उठे। कभी तो उन्होंने कहा कि मैं हाई स्कूल से पहले जो है स्कूल छोड़ गया था, 10वीं पास नहीं करी। कभी वो बीए के बाद, बीए से पहले एमए बता देते हैं कि बीए बाद में करी है, एमए पहले कर ली। कई बार वो 10वीं को कुछ और गिनवा देते हैं। तो कहने का भाव ये है कि शिक्षा के मामले में नरेंद्र मोदी साहब और उसके जो चेले चपाटा के खट्टर साहब हैं, वो दोनों ही कोरे निकले। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी हो या खट्टर साहब हो, इन लोगों ने तय कर लिया कि जिस चीज को लेकर के हमारे ऊपर सवाल उठे हैं, हमारी शिक्षा को लेकर के हम पर सवाल उठे हैं, तो क्यों ना हिंदुस्तान के लोगों को, हरियाणा के लोगों को हम शिक्षा से ही वंचित कर दें, पूरे देश की जनता को अनपढ़ बना दें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो नेपोलियन और ये दूसरे लोग हैं, बाहर के जो लोग तानाशाह हुए हैं, कहीं ना कहीं हमने सोचा है कि उनको, जैसे उनको पढ़ के देखा है, उन लोगों ने कहा है कि शिक्षा का जिस देश पे अगर आपको राज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिस राजा को, उस देश की जनता को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दो। सिर्फ रोटी की नौबत तक वहां पर ले आओ तो वो राजा वहां पर ज़्यादा दिन राज कर सकता है। और वही नरेंद्र मोदी साहब और उनके जो आगे नुमाइंदे हैं वो कर रहे हैं कि रोटी तक
देश की जनता को सीमित कर दीजिए, रोटी से आगे लोग कुछ सोच ना सके वहां तक ले आओ और शिक्षा खत्म कर दो, तो इनका राज सारी उम्र के लिए रहेगा। ये सोच मुझे भारतीय जनता पार्टी की लगती है। खट्टर साहब लगातार हरियाणा के अंदर, केंद्र का मामला मोदी साहब जाने, लेकिन हरियाणा के अंदर लगातार प्राइवेट कंपनियों को स्कूलों को ठेके पर देने के लिए लगा लीजिए, या कह लीजिए कि शिक्षा का निजीकरण करने के लिए सरकारी स्कूलों को बंद करने का गहरा षड्यंत्र 7-8 साल से चल रहा था। पहले कुछ स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के नाम पर यह मामला जमाया गया। अब सीधे तौर पर यह कहते हुए कि सरकार खर्चा नहीं उठा पा रही है, बहुत से स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बहुत से स्कूल। आपकी बात मैं बीच में काटूंगा क्योंकि मुझे जो बात याद आ रही है और मेरे दर्शक जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में भी शायद स्कूलों के प्रति बहुत से सवाल होंगे। उनमें से एक सवाल, मेन अहम सवाल जो है वो मेरे पास है। वो सवाल ये है कि आप जो कह रहे हो कि सरकारी स्कूलों को बंद सरकार कर रही है, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जो चाहे हमारे कुरुक्षेत्र में हो चाहे पूरे हरियाणा में, भारत में, तमाम बड़े नेताओं का हिस्सा उन स्कूलों के अंदर है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर। क्या एक बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों के, क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके हैं, लोग स्कूलों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, लोगों ने स्कूलों के खिलाफ RTI लगानी शुरू कर दी है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, और सरकार दबाने का कोशिश लगातार कर रही है। स्कूल प्रशासन RTI का जवाब नहीं देता। क्या आपको लगता है कि क्योंकि नेता उनके सरप्रस्त में ये स्कूल चल रहे हैं बड़े बड़े, कई स्कूलों की तो मान्यता तक नहीं है, NOC पे स्कूल चला रखे हैं? निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि ये भी एक कारण है। प्राइवेट स्कूल जो, देखिए कुछ लोग तो हमारे यहाँ जैसे कुरुक्षेत्र जैसे शहर है, मैं यहाँ की ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, एक आध स्कूल कोई हो सकता है। यहाँ जो हमारा हरियाणा का मामला आता है, ये क्योंकि ज़्यादातर हरियाणा में जो इलाका है वो ग्रामीण अंचल का इलाका है, और ग्रामीण अंचल में कोई बड़े लोगों के स्कूल नहीं है, वहाँ पर छोटे स्कूल हैं और वो चल रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है जो आपने कही है कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े नेताओं के स्कूल हैं, बड़े बड़े ठेकेदारों के स्कूल हैं, और जिन्होंने स्कूल को स्कूल के हिसाब से नहीं, शिक्षा के हिसाब से वो स्कूल नहीं चलाते। अगर बड़ा आदमी, कोई भी व्यक्ति, देखिए छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो किसी काम को सही मंशा के साथ करता है तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, ये शिक्षा को व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, और शिक्षा व्यापार का साधन नहीं है, मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। और कांग्रेस की सरकार जब तक सत्ता में रही है, और जहां जहां भी सत्ता में रही है, कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा को व्यापार का जरिया नहीं बनने दिया, ये बिल्कुल सच है। लेकिन मोदी साहब क्योंकि व्यापारियों की पार्टी लेकर के आए हैं, व्यापारियों का दबदबा यहाँ पर है और बड़े बड़े नेताओं का है, तो बिल्कुल ये बात सही है। कारण आता है कि उन स्कूलों के प्रति अब लोग सजग होने लग गए। आपने जो बातें बताई कि शिक्षा बड़े स्कूल में मिले कोई बात नहीं है, लेकिन किताबें वहीं मिलेंगी, ड्रेस वहीं मिलेंगे, जूते वही लोग देंगे, टाई और बेल्ट भी वही लोग देंगे, ये शोषण मैं इसको मानता हूँ स्कूल का। देखिए स्कूल खुला है, स्कूल फीस ले सकता है। मेरी अपनी प्राइवेट, मैंने कोई प्राइवेट स्कूल खोला है, कोई मेरा प्राइवेट कोई भी दुकानदारी है। पहली बात तो मैंने कहा कि शिक्षा को दुकानदारी आप नहीं बना सकते, व्यापार नहीं बना सकते। स्वास्थ्य को व्यापार या दुकानदारी नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों ही मूलभूत सुविधाओं में आती हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अगर शिक्षा को व्यापार बनाने का ठेका लिया है, और वो फीस है, फीस ले सकते हैं, एडमिशन फीस की बात आप करें, लेकिन उसी स्कूल की ड्रेस वहीं से मिलेगी, वहाँ की टाई बेल्ट वहाँ से मिलेगी, और फिर नई नई चीज़ें वो लोग ले करके आते हैं। ये किन स्कूलों में होता है मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, जो स्कूल बड़े बड़े लोगों के हैं, उच्च घरानों के स्कूल है, वहाँ पर ये चीज़ें जबरन थोपी जाती हैं। और जब अभिभावकों को, माता पिताओं को ये बात समझ में आई, और देखिए साहब कुछ सारे तो पैसे वाले नहीं लोग हैं ना, बहुत से हम जैसे गरीब लोग भी हैं। मैं अपने बच्चे की फीस तो दे सकता हूं, लेकिन उसकी किताबों का खर्च, 2 किताब बाहर 50 रुपए में मार्केट में मिलती है, वही किताब स्कूल 100 रुपए में देगा। जो बेल्ट बाहर से 20 रुपए की मिलती है वो स्कूल 50 रुपए में देगा। मैं उसको सहन नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, एहसास हुआ कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है। तो माँ बाप जागे वहां से, और कहीं ना कहीं अभिभावकों ने स्कूलों के प्रति, जैसे आपने बताया कि RTI लगी या जो भी कोई कार्रवाई करने के प्रयास किए अभिभावकों ने, तो सरकार को अपने बचाव का रास्ता कोई नजर नहीं मुझे लगता आया। उस बचाव का एक रास्ता यही था कि स्कूलों को, जो सरकारी जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए जाएं, तो माँ बाप की मजबूरी बन जाएगी प्राइवेट स्कूलों में भेजना। ठीक उसी तरह से जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने इस बार डांड मंडी को खत्म किया,
और 5-6 मंडियों को हरियाणा में खत्म कर दिया, तो वो मंडियों में जो फसल जाती थी उनकी मजबूरी बन गई अडानी के गोदामों में फसल डालना। वही काम शिक्षा के मामले में है कि साहब आप सरकारी स्कूल ही बंद कर दो तो माँ बाप क्या करेंगे, मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। और बहाना क्या लिया साहब कि अभी जो सबसे ताजा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हैं। हाँ, ये मैं बात आपसे कह रहा था कि नामात्र बच्चे, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर का जो बयान आया, नामात्र बच्चे जिन स्कूलों में हैं पूरे हरियाणा में वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। देखिए साहब, मैं वहीं आ रहा था कि नाम मात्र बच्चे क्यों हैं। अभी एक साथी ने मुझे बताया था थोड़ी देर पहले कि जी हमारे गांव में तो 5वीं तक के 12 या 15 बच्चे हैं। तो मैंने उस भाई से पूछा कि तेरे गांव में 15 ही बच्चे हैं क्या? बोला ना जी, बच्चे तो बहुत हैं, 400-500-700 बच्चे होंगे। तो मैं कहा वो कहाँ जा रहे हैं? बोला प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में? वो किस लिए? क्योंकि सरकार सुविधाएं नहीं देती स्कूल में। सरकार ने एक टेंडर ले लिया कि अध्यापक पूरे नहीं देने। किसी स्कूल में मैथ का टीचर होगा तो हिंदी का नहीं होगा, हिंदी का होगा तो इंग्लिश का नहीं होगा, इंग्लिश का है तो हिस्ट्री का नहीं होगा। 4 सब्जेक्ट के टीचर नहीं होंगे तो बच्चे क्या करेंगे भाई? यही हाल तकरीबन हर स्कूल का है। और ये पॉलिसी इसलिए नहीं है कि भाई उसको सुधार करना है, बल्कि इसलिए है कि उनको प्राइवेट संस्थाओं की तरफ भेजना है। और कुछ लोग जो आज खुश हो रहे हैं, मैं बड़े बड़े नेताओं की बात करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, शायद वो आज खुश हो रहे होंगे कि सरकारी स्कूल बंद हो जाने से प्राइवेट जो बच्चे हों प्राइवेट स्कूलों में, उनके स्कूलों में बच्चे आएंगे। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आज तो आ जाएंगे, लेकिन आज से 2-4-5 साल के बाद ये सारे स्कूल भी अंबानी एंड अडानी कंपनी को जाने वाले हैं। सब स्कूल अंबानी अडानी के होंगे। इन्हीं का कारोबार चलाने के लिए ये एक मुश्त फैसला लिया जा रहा है। कभी 105 स्कूल बंद करने की बात आती है, कभी 100। अभी कल मैं देख रहा था कि 450 स्कूल, अभी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन 450 स्कूलों को टारगेट हरियाणा सरकार ने किया है। और मैं एक अजीब चीज देख रहा था भाई, कल मेरे पास किसी साथी ने भेजी हैं खट्टर साहब की, कि खट्टर साहब ने एक बयान और दिया है कि एक अध्यापक 4 सब्जेक्ट पढ़ाएगा। एक अध्यापक 4 सब्जेक्ट पढ़ाएगा। एक अब वही पढ़े लिखे की बात आ गई ना साहब। अगर तो पढ़ा लिखा क्वालिफाइड व्यक्ति होता जिसे ये तमीज और तहजीब होती कि यार मैथ का जो टीचर है वो मैथ ही पढ़ा सकता है, हिंदी का जो टीचर है वो हिंदी ही पढ़ा सकता है, साइंस का टीचर साइंस ही पढ़ा सकता है। लेकिन भाई ने स्कूल का मुंह तो कदे देखा होगा ना थोड़ा बहुत, उसे पता ही नहीं है कि मैथ क्या है, हिंदी क्या है, हिस्ट्री क्या है, इंग्लिश क्या है, साइंस क्या है। बड़ा आराम से कहते हैं कि एक टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ाएगा। भैया जब उसको 3 सब्जेक्टों की नॉलेज ही नहीं है, उसकी परफेक्शन जो है एक टीचर में, इसी तो मास्टर बोलते हैं ना कि हिंदी का मास्टर कौन है, इंग्लिश का मास्टर कौन है, मैथ का मास्टर कौन है। क्यों बोलते हैं मास्टर? इसलिए बोलते हैं ना कि उस व्यक्ति की परफेक्शन। जब हम पढ़ते हैं हमें भी सब्जेक्ट दिए जाते थे। मैंने BSc नॉन मेडिकल किया है। नॉन मेडिकल अलग सब्जेक्ट है, मेडिकल का अलग सब्जेक्ट है। अगर कोई मुझे नॉन मेडिकल के व्यक्ति को कहे कि तेरे को मेडिकल या बायोलॉजी पढ़ानी है जाकर के, मुझे बायोलॉजी की तो ABCD भी नहीं मालूम है। इसी तरीके से MA होती है, B.Ed होती है। किस लिए होती है कि यार MA B.Ed में हम सब्जेक्ट मिलाते हैं। MA B.Ed जब आदमी करता है सब्जेक्ट मिलाते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट B.Ed में लेते हो, कौन से MA करते हो, ताकि आप वही सब्जेक्ट जाके स्कूलों में पढ़ा सकें। जिस व्यक्ति ने पॉलिटिकल साइंस में MA की है वो इंग्लिश थोड़ी पढ़ा देगा जाकर के स्कूल के अंदर। तो ये जो वाहियात डिसीजन खट्टर सरकार ले रही है ये बहुत बेहुदा डिसीजन है। और ये उसी का परिणाम है कि जब किसी आदमी को कहेगा ना, बोला कि एक देसी कहावत है, बोला बंदर के हाथ में उस्तरा दे देना, तो वो हाल कर दिया। और सबसे बड़ा, जिस आदमी को यही नहीं पता कि टीचर और अध्यापक क्या चीज होती है, यार ऐसे आदमी शिक्षा का फैसला करेंगे, स्कूलों का भविष्य तय करेंगे। खट्टर साहब का एक वीडियो मैं देख रहा था, आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, कल मेरे पास भी कुछ साथियों ने भेजा है। वो स्कूलों को बंद करने का कारण छात्र नहीं बता रहे। जैसे आपने कहा कि कुछ स्कूलों में बच्चे कम हैं, वो खट्टर साहब ये नहीं कहते कि स्कूलों में बच्चे कम हैं। खट्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ स्कूलों में टीचर कम है, अध्यापक ज्यादा है। उस भाई को यही नहीं पता कि टीचर और अध्यापक एक के बात है गुरुजी। टीचर भी पढ़ाने का काम करता है, अध्यापक भी पढ़ाने का काम करता है। तो जिस आदमी को टीचर और अध्यापक में ही अंतर नहीं पता, या उसे यही नहीं पता कि अध्यापक क्या है, टीचर क्या है, दोनों का काम क्या है, छात्र क्या होते हैं, उसे छात्रों का नहीं पता,
वो छात्रों के बजाय अध्यापक बोलता है, अध्यापकों को कुछ बोल देता है। तो ऐसे लोगों के हाथ में शिक्षा जो जा रही है, ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आज देश चला रहे हैं। ऐसे लोग शिक्षा पर काबिज हो रहे हैं जिनको शिक्षा की शायद स्पेलिंग भी पता ना हो, एजुकेशन की स्पेलिंग भी शायद इन लोगों को बेरा ना हो। पक्का नहीं है, मुझे मेरा अंदाजा है। अब शायद आपका इंटरव्यू देखने के बाद हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर जी, कितने पढ़े लिखे होंगे? भाई ये तो कंवरपाल गुर्जर ही बता 10वीं। मुझे मालूम नहीं इसकी डिग्री का, क्योंकि इनकी डिग्री पता भी नहीं ना किसी ने। अब हम तो मोदी साहब को सोचते थे पढ़ा लिखा, पता लगा जी मोदी साहब तो इंटरव्यू में एक बहुत पहले, कई साल पहले जब गुजरात के सीएम थे, तब उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मैंने हाई स्कूल पास किया, उसके बाद काम खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री बन गए तो कहने लगे मैंने एमए कर लिया। एमए की जो डेट बताई वो बताई बीए के से पहले की, यानी कि बीए बाद में। हमारे यहाँ क्या होता है, पहले हाई स्कूल होता है, फिर सीनियर सेकेंडरी होती है, फिर बीए होती है, फिर एमए होती है। लेकिन मोदी साहब ने क्या बताया कि मैंने पहले एमए कर ली, बाद में बीए करी। अब इनका कुछ नहीं पता। स्मृति ईरानी जी शिक्षा मंत्री रही हैं, वो ये नहीं पता कि +2 है या मैट्रिक है। वो आज तक उनके एफिडेविट का नहीं बेरा के है, के चीज ना है। खट्टर साहब का आप देख ही रहे हो मामला कि टीचर और अध्यापक का पता ही नहीं उसको कौन टीचर है कौन अध्यापक है। तो अब गुज्जर साहब का मुझे पता नहीं, ना मैं उनको जानता हूं, लेकिन पता नहीं क्या उनकी एजुकेशन है वो जाने। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यही है, प्रदेश का यही है कि इस तरीके के लोग आज सत्ता में बैठे हैं जिनको शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, जो शिक्षा को व्यापार का साधन समझते हैं। और मैं फिर कहता हूं कैमरे के ऊपर, एक गहरी साजिश के तहत लोगों को रोटी तक सीमित करने के लिए, कि सिवाय रोटी के, जैसे अंग्रेजों के टाइम में हुआ करता था। ये अंग्रेज लोग क्या करते थे, शिक्षा से वंचित कर देते थे, क्योंकि उनको पता था शिक्षा से नॉलेज आती है, शिक्षा से आदमी का मानसिक विकास होता है, वो बाहर की चीजों के बारे में सोचता है। इसलिए मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने एक फैसला ले लिया कि शिक्षा को बंद कर दो, सारा कुछ रोटी तक सीमित कर दो, ताकि जो हिंदुस्तान की आम जनता है वो रोटी के अलावा कुछ और सोच ही ना पाए, सोच ही ना सके। और सत्ता के ख्वाब देखना तो बहुत दूर की बात है। इस तरीके से हिंदुस्तान की जनता का, हरियाणा की जनता का मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। और मैं खट्टर साहब को चेतावनी देना चाहता हूं कि बाज आइए इन हरकतों से, हरियाणा के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आप ये लोग सोच रहे हैं कि क्रांति दोबारा नहीं होगी, क्रांतियां जब जुल्म की हद गुजर जाती है, इंतहा जब जुल्म की होती है ना, तब क्रांति होती है। और भारतीय जनता पार्टी जुल्म की इंतहा की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। फिर क्रांति होगी और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पछताना पड़ेगा कि किस तरीके से इस देश की जनता का शोषण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, ये अच्छा नहीं है। और लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना, खाने के अधिकार से वंचित करना बेहद निंदनीय कार्य है। मैं इसकी निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। एक सवाल और उठ रहा है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जो है कांग्रेस से थे और वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी, क्या कहेंगे? देखिए साहब, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस तो वैसे कभी के छोड़ चुके थे, जहां तक मैं मानता हूं। बिल्कुल बिना शक के कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद रहे हैं। 4 बार राज्यसभा के सांसद रहे, 2 बार लोकसभा के सांसद रहे, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर 3 साल रहे, कांग्रेस के संगठन में वो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहे। वो मेरे ख्याल से तकरीबन जहां तक मुझे मालूम पड़ता है कि 3-4 दफा तो वो केंद्र में मंत्री रहे हैं। अब ऐसा व्यक्ति अगर आज ये कहता है कि कांग्रेस खराब हो गई है, कांग्रेस का भविष्य नहीं है, तो मैं गुलाम नबी आज़ाद पर लानत भेजता हूं कि कांग्रेस को यहां तक पहुंचाने वाला कौन है। अगर कांग्रेस का भविष्य आप नहीं देख रहे या आप कांग्रेस को खत्म कह रहे हो गुलाम नबी आज़ाद, तो कांग्रेस को खत्म करने वाला भी तो गुलाम नबी आज़ाद है, कोई और थोड़ी है यार। सत्ता में तो गुलाम नबी आज़ाद बैठे, केंद्र में मंत्री गुलाम नबी आज़ाद हो, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद हो, कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा ओहदेदार अध्यक्ष के बाद जनरल सेक्रेटरी होता है वो गुलाम नबी आज़ाद हो, तो कांग्रेस को किसने खत्म किया? हकीकत में नरेंद्र मोदी के जो साजिशें हैं वो लगातार इन लोगों पर चलती रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि पार्लियामेंट में जब राज्यसभा से कार्यकाल नरेंद्र मोदी साहब का खत्म हुआ, गुलाम नबी आज़ाद साहब का खत्म हुआ था, तो नरेंद्र मोदी साहब फूट फूट कर रो रहे थे जैसे कोई सगा बाप भाई किसी का मर जाता है। भैया मेरे 750 किसान बॉर्डर पर शहीद हुआ, नरेंद्र मोदी की आंख में एक आंसू नहीं आया।
लखीमपुरी में जिंदा किसानों को एक मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया। वहां नरेंद्र मोदी की आंख में एक आंसू नहीं आया। हाथरस के अंदर एक दलित बेटी को जिंदा जल बिना बात के रात को उसके साथ दुर्घटना होती है और बिना उसके परिवार की इजाजत के, बिना उसके परिवार को उसकी लाश दिए रात को 2 बजे जला दिया गया, संस्कार कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की आंख में एक आंसू नहीं आया। कितने ही ऐसे उदाहरण है कि इस देश के अंदर घटनाएं घटी, नरेंद्र मोदी की आंख में आंसू नहीं आया। लेकिन गुलाम नबी आजाद की जब रिटायरमेंट पार्टी थी, भैया वो जिंदगी से रिटायर तो नहीं हो रहा था ना, राज्यसभा से रिटायर हो रहा था। रिटायर भी क्या, एक कार्यकाल खत्म हो रहा था यार, नॉर्मल सी बात है, दोबारा भी आ सकते थे वो। तो वहां पर नरेंद्र मोदी फूट फूट कर रोते हैं कि मेरा दोस्त आज राज्यसभा से जा रहा है। यार तेरा दोस्त दुनिया छोड़ के तो नहीं जा रहा ना, राज्यसभा से तो जा रहा है, दोबारा भी आ जाएगा। वो क्या था, असल में नरेंद्र मोदी साहब का जो दोस्त है वो रिटायर नहीं हो रहा था, बल्कि एक उसका भारतीय जनता पार्टी का जो कह सकते हैं कि बिचौलिया आज जो है वहां से रिटायर हो रहा था। गुलाम नबी आजाद साहब क्या बताने का कष्ट करेंगे कि सत्ता सुख तो उन्होंने भोगा, सत्ता में वो लोग रहे, तो कांग्रेस का कमजोर किसने किया, कांग्रेस की दुर्गति किसने की है। हकीकत में क्या है भाई, ये लोग सत्ता में रहे, ना इन्होंने कभी कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का भला किया, ना किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को गले लगाया, ना किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का काम किया। मुझे अच्छी तरह याद है 2019 में यही गुलाम नबी आजाद हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे, जनरल सेक्रेटरी प्रभारी। करीब 100 लोग इनसे मिलने के लिए, टिकटों का मामला चल रहा था, इनके आवास पर गए थे दिल्ली के अंदर। जिस आदमी ने कांग्रेस का शोषण किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता का शोषण किया, अरबों खरबों की संपत्ति बनाई, दुनिया भर के लूट मचाई, अब मैं कहूंगा इन लोगों ने कांग्रेस के नाम पर, और बदनाम कांग्रेस को किया गुलाम नबी आजाद ने। वो व्यक्ति चाहे तो छोड़िए साहब, उन 100 आदमियों को पानी तक नहीं पूछता। जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी है, हरियाणा का प्रभारी है, आपके घर में भी खाने पीने का कोई सामान ना हो ना सुभाष जी, 4 आदमी आ जाएं, मेरे ख्याल से पानी का गिलास तो आप भी पिलाने की कोशिश करोगे। भाई चाय तो मेरे पास नहीं है, पर पानी का गिलास तो पी ले दोस्त, आपके पास नहीं है, पड़ोसी के यहाँ से लेकर के आने की कोशिश करोगे। लेकिन इस भाई ने कांग्रेस के 100 कार्यकर्ताओं का सम्मान ये किया कि उनको पानी तक नहीं पूछा। आज ये आदमी कहता है कि कांग्रेस वो खत्म हो रही है। भैया कांग्रेस को खत्म करने वाले तो आप लोग, कोई और थोड़ी है। जब धारा 370 हिंदुस्तान से हटाई, किसी ने भी हटाई, XYZ कोई भी था, जिसने भी हटा दी, कोई अच्छा काम हो तो मान लिया आपने उसका विरोध किया गुलाम नबी आजाद ने, वहां पर लोगों ने कांग्रेस पर सवाल उठाए, जबकि कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था। कांग्रेस के तो तमाम नेताओं ने स्वागत किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, अशोक तंवर थे, उस टाइम अध्यक्ष थे, सब लोगों ने स्वागत किया। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने 370 हटाए जाने का विरोध किया, उसका खामियाजा भुगता किसने, कांग्रेस ने। लोगों ने तो कहा यार गुलाम नबी आजाद विरोध कर रहा है तो कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन हकीकत क्या थी, कांग्रेस नहीं कर रही थी, गुलाम नबी आजाद कर रहे थे। तो ये नौबत कौन लेकर के आया, यही लोग तो लेकर के आए। राम मंदिर का विरोध कांग्रेस ने नहीं किया, कपिल सिब्बल ने किया, जो आज सपा की टिकट पर राज्यसभा में है। वो लोग, उसी कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो रही है, और वही कपिल सिब्बल लोकसभा में सांसद रहते हैं, केंद्र में मंत्री रहते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूछता नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन लोगों शोषण कार्यकर्ता का उन लोगों ने किया, और वही लोग कांग्रेस को खत्म करने का आरोप लगाते हैं। हकीकत यही है कि आज इन्होंने माल खूब बनाया, खूब खाया, सिर्फ अपना भला किया, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का भला नहीं ये लोग कर पाए, ना कांग्रेस का भला कर पाए, अपना भला किया। और आज नरेंद्र मोदी के हाथ में इन लोगों की गर्दन आ गई है। ईडी, बीडी, सीडी, सीबीआई, बीडीआई, डीबीआई, जितनी भी डी और आई वाई, ये जितनी XYZ हैं, ये सब नरेंद्र मोदी के पास हैं, और इन्हीं के दम पर नरेंद्र मोदी जी शासन कर रहे हैं। और उसी के शिकंजे में गुलाम नबी आजाद हों, कपिल सिब्बल हों, जो कुछ इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने मोटा माल बनाया है, वो लोग आ गए हैं। दुर्भाग्य ये है, अगर आपका मन नहीं मानता किसी परिवार में रहने को, देखिए एक बाप के जो है 4 बेटे होते हैं, चारों सारी उम्र इकट्ठा नहीं रह सकते, अलग परिवार से अलग होना पड़ता है। तो परिवार से अलग होने का तरीका यह भी, हम सभ्य तरीके से भी अलग हो जाते हैं कि यार नहीं पिताजी, हम अपने बाप को गए, पिताजी अब मैं इकट्ठा नहीं रह सकता और मेरा अलग इंतजाम कर दीजिए, वो एक सभ्य तरीका है। लेकिन अपने बाप को गालियां दे करके कि मेरे बाप ने सत्यानाश कर दिया, मेरे बाप ने ऐसा कर दिया, मेरे बाप ने घर खराब कर दिया, तब आप घर से अलग होते हो, शोभा देता है क्या? गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में जब रैली की थी,
तब इन्होंने नरेंद्र मोदी को ग्रेट बताया था। जिस आदमी ने, नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कहता है कि नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। ना रोजगार है, ना व्यापार है, ना दुकानदारों के पास काम है, ना कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को छटनी कर दी जाती है, उनको पेंशन तक खत्म कर्मचारियों की जा रही है, तनख्वाह पूरी नहीं मिलती। उस आदमी को गुलाम नबी आज़ाद ग्रेट बताते हैं तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की मानसिकता क्या रही होगी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो लोग जिन्होंने सारी उम्र सत्ता की मलाई चाटी, कांग्रेस के आम कार्यकर्ता का शोषण किया, वो भी कांग्रेस को गाली दे रहे हैं सारी उम्र का माल चाट करके। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गुलाम नबी आज़ाद को जाना तो वो चले गए, कोई बात नहीं। अभी मेरे पास तो खैर इसकी जानकारी भी इतनी नहीं है, आप लोगों से मिल रही है कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। अगर दिया है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है गुलाम नबी आज़ाद के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं। कांग्रेस तो देखिए नया नेतृत्व में मैं बहुत शुरू से बात कहता रहा हूँ सुभाष भाई, आपसे भी मेरी कई बार बात हुई है कि कांग्रेस के लीडरशिप को, कांग्रेस के हाईकमान को आज एक फैसला तो लेना होगा कि जिन लोगों ने सत्ता की मलाई चाट कर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का शोषण कर, कांग्रेस को भला नहीं होने दिया, उन लोगों के दम पर सत्ता चलाना चाहते हैं या फिर नए लोगों को आगे करके। आज जनता नए चेहरे देखना चाहती है, जनता नए लोगों को देखना चाहती है। जनता चाहती है कि जो ये पुराने जो हो चुका है वो हो चुका, अब नए लोग आए, राजनीति की विरासत को संभाले तो काम चलेगा। तो यही कांग्रेस आला कमान को भी करना है। और ये जो जिस टाइप के जो लोग हैं, मैं अकेले गुलाम नबी आज़ाद की बात नहीं करता, जिन लोगों ने कांग्रेस के रहते सत्ता के मजे लूटे हैं और आज कांग्रेस को कोस रहे हैं। आप जिस चूल्हे पे बैठ के रोटी खाते हो ना भाई, ये एक देसी कहावत है हरियाणा की, हम पड़ोस में जाकर किसी चूल्हे पे बैठ के रोटी खा लेते हैं ना, उस चूल्हे को कभी गाली नहीं दिया करते। और लेकिन इन लोगों ने तो हम सारी उम्र कांग्रेस के चूल्हे पर रोटी खाई है, कांग्रेस के चूल्हे पर रोटी सेकी है, बनाई और खाई, तो आज कांग्रेस के चूल्हे को गाली देते हैं। नैतिकता भी कहीं इस बात का समर्थन नहीं करेगी और भगवान भी इस बात का बहुत बुरा मानेगा कि इस तरीके से जो ये लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल निंदनीय है। बाकी मामला गुलाम नबी आज़ाद साहब का, आज़ाद हैं वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। जैसे उन्होंने कांग्रेस के साथ किया है ऐसे वो आगे दूसरे दल में जा करके कर लेंगे। परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कहूँगा। और वो अपना देखें मामला, उनका अपना खुद का मामला है। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ लक्ष्मीकांत जी शर्मा जी, एडवोकेट भी हैं और प्रवक्ता कांग्रेस के। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।